हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो टॉपिक है इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स। इसमें दोस्तों आपके काम की सबसे चीज़ मैं बताऊँगा। ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे फंड्स जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये फुल्ली रिसर्च फंड्स मैं आपको आज बताऊंगा। और यही इन्वेस्टिंग इन डेट फंड के अगले सीरीज़ में मैं आपको 10 से ज़्यादा फंड बताऊंगा जिसमें आप सुरक्षित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फ्रैंकलिन इंडिया के साथ में जो 6 डेट फंड बंद किए, उसके बाद में इन्वेस्टर्स काफ़ी चिंता में है। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली लाया है, वीडियो सीरीज़ लाया है इसलिए कि इन्वेस्टर्स का जो मिथ्स है डेट फंड के बारे में वो क्लियर हो, इन्वेस्टर को पूरा क्लैरिटी आ जाए, इन्वेस्टर डेट फंड को ठीक तरीके से समझे ताकि वो कॉन्फिडेंटली उसमें इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, डेट फंड्स के बारे में लोग बोलते हैं कि डेट फंड असुरक्षित है। ऐसा लोगों का मिथ हो चुका है, पर ये बात सही नहीं है। दोस्तों, डेट फंड के बारे में हम ठीक तरीके से अगर जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेट फंड न तो सुरक्षित है न तो असुरक्षित है। डेट फंड्स में आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी का चॉइस खुद करना है। आप चाहे तो इंडिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड्स में रहता है, उसमें आप 100% डेट फंड में डाल के इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हो। या डेट फंड में आपको ये भी चॉइस है कि आप इसको क्रेडिट रिस्क में एक्सपोजर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाने का प्रयास कीजिए। तो डेट फंड ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। डेट फंड्स ये एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको आपकी जोखिम को तय करना है या आपको आपकी सुरक्षा को तय करना है। अभी हम लोग आते हैं ये डेट फंड के क्लासिफिकेशन की तरफ। ये क्लासिफिकेशन आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डेट फंड के बारे में हम जो वहम लोगों में है, ये वहम कितने गलत है। ये देखिए दोस्तों, ये सेबी का क्लासिफिकेशन है जो 2018 में सेबी ने किया था। डेट फंड जो है वो एक पूरा बास्केट है। इसमें लगभग 16 प्रकार के डेट फंड्स है। अभी इसमें डेट फंड्स में जो कॉमन फंड्स हमको जो पता है वो है लिक्विड फंड्स, जो सबको पता है। फिर डायनामिक बॉन्ड फंड सबने सुना है। अभी जो क्रेडिट रिस्क की बात चल रही है तो क्रेडिट रिस्क फंड एक है। पीएसयू एंड बैंकिंग फंड्स है जिसमें लोग आजकल बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गिल्ड फंड्स है जो कि पूरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं। तो ऐसे 16 टाइप के फंड्स है। अभी ये जो 16 टाइप के फंड्स है, ये समझने के पहले इसमें रिस्क क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जोखिम कहाँ से आती है। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग की जोखिम नहीं समझते तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इवेंचुअली वो जोखिम को एक न एक दिन जोखिम का शिकार ज़रूर बन जाएगा। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यदि आप नहीं समझ रहे आप क्या कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क है। अभी ये जो लिक्विड फंड्स है, अभी ये जो क्रेडिट रिस्क का जो अभी चल रहा है, जो स्ट्रेस चल रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि डेट फंड्स में जोखिम कौन सी रहती है। दोस्तों, डेट फंड में 2 प्रकार की जोखिम रहती है। एक तो जोखिम रहती है कि जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, और दूसरी जोखिम रहती है जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन रिस्क, या आप इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन रिस्क। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट रिस्क क्या है। ये जो क्रेडिट रिस्क है, इसमें हम लोग जो इन्वेस्टमेंट डेट फंड में करते हैं वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि आपने किसी डेट फंड को 100 रुपया दिया और उसने ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग पेपर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पेपर से जो पैसा या जो प्रॉफिट्स मिलता है वो प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि अगर जिस कंपनी के पेपर में ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, अगर वो कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को डिसऑनर करे तो आपका पैसा जो है ये आपको एक तो लेट मिल सकता है जिसको डिफर्ड पेमेंट बोल सकते हैं, या ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है जिसमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो रिस्क है इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं।
दूसरी जो रिस्क है वो रिस्क है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की रिस्क। दोस्तों, यदि इंटरेस्ट रेट जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, ये यदि फ्लक्चुएट हो जाता है तो इसके साथ में एक रिस्क रहता है डेट फंड में, जिसको ड्यूरेशन रिस्क बोलते हैं, कि ये रिस्क आपके रिटर्न्स को कुछ समय तक अफेक्ट कर सकता है। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाता है तो डेट फंड्स में रिटर्न्स जो है उसमें के जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, उस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में रिटर्न्स नीचे आ जाते हैं। ये कुछ समय के लिए होता है। और अगर गवर्नमेंट माने रिज़र्व बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तो डेट फंड्स के जो रिटर्न्स है ये रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ये इंटरेस्ट रेट के कारण मेरे रिटर्न जो है वो अफेक्ट न हो, तो आपके पास में 6 कैटेगरीज़ है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। वो कैटेगरीज़ है ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और कुछ हद तक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो ये जो 6 कैटेगरीज़ है, ये 6 कैटेगरीज़ में यदि आप पैसा डालते हो तो आप जो ड्यूरेशन रिस्क है या जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की जो रिस्क है, ये रिस्क से आप पार्टली या पूरी तरीके से या आप बहुत हद तक आप इससे अपना फ्लक्चुएशन सुरक्षित कर सकते हो। तो ये जो रिस्क है ये रिस्क अवॉइड करने की चीज़ नहीं है, ये रिस्क मैनेज करने की चीज़ है। अभी जिसको आप रिस्क समझते हो इसी में अपॉर्चुनिटी भी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो इंटरेस्ट रेट जो है हर 10 साल में 2% के आसपास नीचे जा रहा है। जिन लोगों ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था और वो समझ रहे थे कि मेरे को 12% ज़िंदगी भर मिलेगा, उनकी सिर्फ ज़िंदगी भर की कमाई 12% के हिसाब से उन्होंने डाल दी। धीरे धीरे करके वो 10 हो गया, अभी 8 के नीचे भी चले गया। तो ये जो रिस्क है ये भी एक इंटरेस्ट रेट का ही रिस्क है। तो रिस्क सारे इंस्ट्रूमेंट में है, पर सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम डालते हैं ये प्रोडक्ट्स है। डेट फंड ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, डेट फंड एक सॉल्यूशन है। इसमें आपको रिस्क मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जो कि अगर अभी मंदी आती है या मंदी में तो है, पर ये मंदी अगर ज़्यादा चलती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट और नीचे कर सकता है। तो उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है कि जिसमें ड्यूरेशन के कारण, लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण हमको फ़ायदा हो सकता है। इसमें जैसे मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स है या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है, तो ये सारे फंड्स और कुछ हद तक पीएसयू एंड बैंकिंग फंड्स, ये फंड्स में अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई कट करता है तो आपको रिटर्न दिखेंगे। इसीलिए अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट कट किया था उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये जो मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन में या इवन पीएसयू एंड बैंकिंग फंड्स में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। दोस्तों, ये रिटर्न कितने आते हैं ये भी लगभग तय है। ये तय होता है ड्यूरेशन से। यदि आपका जो फंड है उसमें एक ड्यूरेशन रहता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यदि ये एक साल का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और यदि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1% से रिटर्न्स कट कर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करती है तो आपको 1% का फ़ायदा होगा। यदि मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 साल का है तो इसका ये मतलब हो गया कि 1% इंटरेस्ट रेट कट के बाद कट होता है तो आपको 2% का फंड का रिटर्न बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट कुछ समय तक नीचे जाने वाला है तो आपको मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसा डाल के रख देना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में यदि आप पैसा डालते हो तो ड्यूरेशन अपॉर्चुनिटी आपके सामने में खड़ी हो जाती है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि डेट फंड न तो सेफ़ है न तो रिस्की है। डेट फंड ये रिस्क मैनेज करने की
का एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको चाहे तो आप रिस्क ज़ीरो कर सकते हो। अगर आपको ड्यूरेशन रिस्क ज़ीरो करना है तो आप ओवरनाइट लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डालिए। यदि आपको क्रेडिट रिस्क ज़ीरो करना है तो आप गिल्ड फंड में डालिए, PSU या बैंकिंग फंड्स में डालिए, या फिर आप इसको लिक्विड फंड में डालिए जहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क का या पैसे का लॉस होने का जो जोखिम है वो लगभग नहीं के बराबर है। गिल्ड फंड ये इंडिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि सॉवरेन बॉन्ड्स में पूरा पैसा डालता है। ये आपके कोई भी बैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों ये जो पैसा जाता है ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो यदि अगर आप बाहर में एक FD करते हो तो आपका जो 100 रुपया है उसकी आप एक FD करते हो, पर जब आप पैसा डेट फंड में डालते हो तो ये 1 रुपये की 100 FDs हो जाती है। अभी जिसको मैं FDs बोल रहा हूँ ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि CP है, कमर्शियल पेपर्स है, या कॉरपोरेट बॉन्ड्स है जिसमें कॉरपोरेशंस इशू करती है। फिर अलग और भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जैसे CDs रहता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या डिबेंचर रहते हैं जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है। सॉवरेन बॉन्ड्स रहते हैं, कोलैटरल लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑब्लिगेशंस रहते हैं, CLBO, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, ट्रेजरी बिल्स रहते हैं। तो ये अलग अलग FDs मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, ये अलग अलग पेपर्स या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसमें डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको तय करना है कि मेरा 100 रुपया एक FD में सुरक्षित है या एक डेट फंड में जहाँ पे 100 FDs में पैसा डाला हुआ है वो सुरक्षित है, ये आपको तय करना है। पर दोस्तों यदि अगर किसी एक फ़ंड में क्रेडिट रिस्क में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये मान के चलना कि सारा के सारे डेट फंड जो है ये सारे के सारे डेट फंड जो है ये असुरक्षित है। तो ये तो वही बात हो गई कि कहीं किसी गांव में कोई अगर जहरीली शराब पी ले तो आप ये समझ के बैठो कि मैं यहाँ कल से दूध भी नहीं पीऊँगा या कल से मैं जूस भी नहीं पीऊँगा। दोस्तों सिर्फ कहीं पे किसी लिक्विड में प्रॉब्लम हो जाए इसका मतलब नहीं कि सारे के सारे लिक्विड्स ख़राब हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट रिस्क कैटेगरी जो बनी रिस्क के लिए है अगर वहाँ पे कहीं डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि सारे के सारे 16 कैटेगरीज ख़राब है। ये जो है ये बात सही नहीं है। ये चीज़ लॉजिकल नहीं है। तो ये हो गया डेट फंड्स का सिंपल कंसेप्ट। इसमें मैंने आपको बताया डेट फंड्स में इसका स्ट्रक्चर कैसे है, डेट फंड में सेफ्टी और रिस्क कैसे है। अभी दोस्तों इसमें क्रेडिट रिस्क कैसे पता करते हैं और आज की डेट में जबकि कोविड का इशू चल रहा है तो इसमें हमारे को क्या रेलेवेंस है। तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क जो है ये क्रेडिट रिस्क की रिस्क एजेंसीज रहती है अलग अलग, जैसे आपने क्रिसिल सुना होगा या इंटरनेशनल एजेंसी है, S&P है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज रहती है कि जो पेपर्स को रैंकिंग करती है। तो आपको अभी कोरोना के चलते आपको ऐसे पेपर्स वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे जो हाईएस्ट ग्रेड के पेपर्स है। तो हाईएस्ट ग्रेड के जो पेपर्स है उसको बोलते हैं सॉवरेन पेपर, या फिर इसका रेटिंग AAA रहता है, A1+ रहता है या AA+ रहता है। यदि आपके फंड का एक्सपोजर ऐसे पेपर्स में 90% के ऊपर है या 95% के अगर ऊपर में है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम ग्रेड के पेपर्स अगर है जैसे AA है, AA- है, A+ या A2 पेपर रहते हैं, ये फंड्स ये जिस फंड में इसका एक्सपोजर ज़्यादा है ऐसे फंड्स को आप अवॉइड करिए। यदि आपका पैसा ऐसे फंड्स में है तो या अगर इसमें एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है तो आप ये एक्सपोजर इन फंड से कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं और आप सेफर कैटेगरीज़ में मूव कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने इसमें अलग अलग रिस्क दिखाया हुआ है, ये जो आप स्कीमेटिक देख रहे हैं इसमें, तो इसमें जो जहाँ पे मैंने C दिखाया हुआ है वहाँ पे क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा है जो कि क्रेडिट रिस्क फंड है जो आप रेड कलर में देख रहे हो, और बाकी D जहाँ दिखाया है वहाँ पे ड्यूरेशन रिस्क है। तो आज क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ये गिर रहे हैं तो आपको ड्यूरेशन रिस्क के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को पैसा कितने समय के लिए लगाना है। यदि अगर आपको पैसा कुछ महीनों के लिए लगाना है तो आपको ऐसे फंड में डालिए कि जहाँ पे एग्ज़िट लोड 0 है। ये फंड्स है ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा ड्यूरेशन फंड या लो ड्यूरेशन फंड या मनी मार्केट फंड्स।
अगर आपको पैसा 1 से 3 साल के लिए लगाना है तो आप पैसे को आप PSU बैंकिंग फ़ंड में डालिए, या फिर आप इसको डायनामिक बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डाल सकते हैं। और यदि आपको पैसा 3 साल के ऊपर डालना है तो आज मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन ये कैटेगरी से या आर्बिट्रेज कैटेगरी से अच्छी कैटेगरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हो तो आप गिल्ट और गिल्ट 10 ईयर वाले फंड्स में भी आप ज़रूर एक्सपोजर ले सकते हो। यदि आपको एक काफ़ी हाई क्वालिटी का सेफ्टी चाहिए तो कॉरपोरेट बॉन्ड कैटेगरी है जिसमें AAA रेटेड पेपर्स कम से कम 80% के ऊपर रहते हैं। तो ये कैटेगरी पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि ऐसी जो AAA रेटेड बड़ी कंपनीज है या डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ कि आज मैं आपको 5 फंड्स बताऊंगा, ऐसे फंड्स कि जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का रिस्क या जो क्रेडिट रिस्क है वो ज़ीरो है या बहुत कम है। तो ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज में कि मैं अभी सिर्फ आज 2 कैटेगरीज कवर करूँगा और बाकी कैटेगरी सेकंड वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिसमें आप जितना भी पैसा जितना भी डालना है आप डाल सकते हो बिना किसी भी रिस्क के। इसमें न ड्यूरेशन रिस्क है न इसमें कोई क्रेडिट रिस्क है। ये फ़ंड का नाम है आर्बिट्रेज फ़ंड। आर्बिट्रेज फ़ंड ऐसी कैटेगरी है, हालांकि ये सेबी ने हाइब्रिड कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है, पर आप इसको डेट की हैसियत से आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें मैं 3 फंड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो है निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फ़ंड, एक है एडलवाइज आर्बिट्रेज फ़ंड और एक है कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फ़ंड। ये 3 फंड्स टोटली रिस्क फ्री फंड्स है, आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। इसके सिवा आपका पैसा और कहीं पे बैड क्वालिटी डेट फंड में अगर है तो आप वही AMC के आर्बिट्रेज फंड में उस पैसे को बिना निकाले स्विच कर सकते हैं। बाकी भी कंपनीज़ में डेट फंड्स है, इसमें आप 6% के आसपास के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पिछले 3 से 5 साल में मिले हैं। दूसरी कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन। ये कैटेगरी वो फंड्स के लिए है कि जहाँ पे ड्यूरेशन जो है ये इनका ड्यूरेशन 4 से 7 साल का रहता है। तो ये फंड्स में भी आप एक बार एग्ज़िट लोड या एग्ज़िट टाइम चेक कर लीजिए। ये फंड्स आपको अगर आपका इन निवेश का अवधि जो है वो अगर 2 साल से ज़्यादा का है या 3 साल से ज़्यादा का है, आइडियली 3 साल के बाद में तो आपको फिर कैपिटल गेन का भी बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो उस कैटेगरी के लिए 2 फंड्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है IDFC बॉन्ड फंड इनकम प्लान। ये जो फंड है इसमें 99.5% सॉवरेन बॉन्ड्स में एक्सपोजर है। क्रिसिल का भी इसका 5 स्टार का रेटिंग है और वैल्यू रिसर्च का भी 4 स्टार का रेटिंग है। ये फंड में अगर आप क्रेडिट रिस्क से डरते हैं तो आप आँख बंद करके इसमें पैसा डाल सकते हैं, आपके पैसे को कुछ नहीं होगा। दूसरा जो कैटेगरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में है वो कैटेगरी है निपॉन इंडिया इनकम फंड। ये भी एक स्टेबल और अच्छा फंड है जिसमें 80% से के आसपास तो सॉवरेन बॉन्ड्स में ही एक्सपोजर लिया हुआ है। ये फंड्स में भी आपके पैसे का निवेश का जो क्रेडिट रिस्क का जोखिम बहुत कम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो 5 फंड्स है ये 5 फंड्स आपको हेल्प करेंगे पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने में। और वेट करिए, मैं 2-3 रोज़ में एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं और 10 फंड बताऊँगा। पहली कैटेगरी है जिसमें आजकल एग्ज़िट पीरियड काफ़ी कम है, तो अगर आपके पास आपका निवेश का अवधि तय नहीं है तो आप आर्बिट्रेज फंड में एक्सपोजर लीजिए। आपका अवधि अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो आप मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्सपोजर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।